बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर रबी ज़िदनी इल्मा। This is the exercise 2A of book D2, updated 7th edition, and today we will do this exercise. Let's start, students. Now, students, exercise 2A. Students, this exercise is about direct proportion. Direct proportion से मुराद ये कि जो है ना, अगर एक चीज़ की प्राइस या एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी जो है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो बढ़ेगी. दैट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. अगर एक डाउन हो रही है तो दूसरी भी जो है ना वो डाउन होगी. ठीक, दैट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अगर एक इंक्रीजिंग में है दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज होगी. अगर एक डिक्रीजिंग में है तो दूसरी भी साथ डिक्रीज होंगी. दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 108 आइडेंटिकल बुक हैव अ मास ऑफ 30 kg. फाइंड. अब इन्होंने इधर हमें गिवन है कि 108 हमें बुक्स गिवन है जिनका मास 30 kg है. हमने फाइंड करना है द मास ऑफ 150 सच बुक्स. हमने मास फाइंड आउट करना है 150 सच बुक्स. ठीक, इसमें एक मेथड को जो है ना वो हमने अप्लाई अपने माइंड में रखना है. दैट इज़ यूनिटरी मेथड, जिसमें हम एक चीज़ की जो है ना वो चीज़ को वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे और उससे फिर हम जितनी मर्जी जिसकी चाहें जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक स्टूडेंट्स, ये इस तरह होगा जी. पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट्स 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास किसके इक्वल 30 kg के. ठीक स्टूडेंट्स, और 1. अब हमने एक चीज़ की 1 बुक हैज़ अ मास. ठीक है, 1 बुक का जब हम मास फाइंड आउट करेंगे तो हम 30 को डिवाइड कर देंगे 108 पे. ठीक, हमने क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, हमने 150 बुक्स की जो है ना वो मास फाइंड आउट करना है. वन 105 बुक्स हैव अ मास या आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास. अब जो है ना आपने इसको 150 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है. दैट्स इट स्टूडेंट्स. ठीक, बस आपने इसको जो है ना वो आप कैलकुलेट कर लेना है और जो है ना ये आपका आंसर आ जाना है. वेरी सिंपल. पहले हमने एक चीज़ की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है. यूनिटरी मेथड में एक चीज़ की जो होती है ना क्वांटिटी ऐसे फाइंड आउट होती है कि हम जितनी टोटल चीज़ें हैं उसको हम उस पर डिवाइड कर दें. ठीक, जैसे आप अगर शॉप पे जाते हैं तो आप पेंसिल्स लेते हैं, आप 10 पेंसिल लेते हैं. ठीक, तो 100 रुपीज़ आप पे करते हैं. तो आपको कैसे पता चलेगा कि ईच पेंसिल किसने की है. आप 100 पे 10 को डिवाइड कर देंगे. 100 पे जो है ना 10 से डिवाइड कर देंगे, आपके 10 आ जाएगा. इट्स मीन्स कि ईच पेंसिल की प्राइस जो है ना वो 100 रुपीज़ है. ठीक, ईच की एक ही आ जाएगी और उसके साथ जो है ना आप बेशक 20 पेंसिल्स की फाइंड आउट करें. ईच वैल्यू से आप जिसको मर्जी मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एक बुक की फाइंड करके आप जितनी चाहे मर्जी बुक्स की जो होती है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक स्टूडेंट्स, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 30 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 108. जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 41 2/3. ठीक, ये आप इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 41 2/3. ठीक, ये कैंसिल करके भी आप कर सकते हैं. ये आपका जो है ना वो आंसर आ गया. ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ सच बुक डैट हैज़ अ मास ऑफ 20 kg. अब आपने नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करनी है, आपको मास गिवन है. ठीक है, इस जो क्वेश्चन आपने किए है ना इसके जो है ना वो रिवर्स बात चले गई है. जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 को आप ऐसे करेंगे 30 kg मास हैज़ आइडेंटिकल बुक्स. ठीक है, 30 kg की जो मास की आइडेंटिकल बुक्स हैं वो कितनी है 108. ठीक है, 1 kg की कितनी होगी. ठीक, ये जो है ना 108 को हम डिवाइड कर देंगे 30 पे. ठीक है, अब हमने कितनी बुक्स कितने मास की फाइंड आउट करनी है 20 kg की. ठीक, हमें इधर क्वेश्चन में 20 kg दिया गया हुआ है. ठीक है, फिर 20 kg
मास हैज़ आइडेंटिकल बुक्स। जब 1 की फाइंड होगी हम जितने मर्जी की फाइंड आउट करें, ठीक है, ये 20। ठीक फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व कर लें। 108 multiply by 20 and divided by 30 we get 72। ठीक फ्रेंड्स, ये आपके पास आ गई 72 बुक्स। And now students, question number 1 is solved. Now students, question number 2. In a bookstore, 60 identical books occupy a length of 1.5 meter on a shelf. Find the length occupied by 50 such book on a shelf. ठीक, अब इधर वो गिवन आपको दे रहे हैं कि जो है ना एक बुक स्टोर के अंदर ना 60 आइडेंटिकल बुक है, जिन्होंने ना इतनी लेंथ जो है ना शेल्फ की जो है ना वो इतनी लेंथ को जो है ना वो कवर किया हुआ है। अब आपने फाइंड करनी है कि अगर 50 ने इतना कवर किया हुआ, 60 ने इतना कवर किया हुआ, तो 50 बुक्स कितना कवर करेंगी। पहले आप 1 की करेंगे और उसके बाद आप 50 की जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ, ठीक है, 1.5 मीटर। ठीक, 1 आइडेंटिकल बुक ऑक्यूपाई अ लेंथ, ठीक है, या 1 बुक, ठीक है, ये 1.5 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, आपने किसकी फाइंड करनी है, 50 की। ठीक है, 50 आइडेंटिकल बुक ऑक्यूपाई अ लेंथ 1.5 डिवाइडेड बाय 60 और ये 50। ठीक है, से पॉइंट ख़त्म किया है, नीचे 10 आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 0 से 0 कैंसिल, एंड 15 1 टाइम्स 15 एंड 15 4 टाइम्स। ठीक जी स्टूडेंट्स, ये आपने इसको सॉल्व किया, ये आपके पास आ गया 5/4। ठीक है, 5/4 को जो है ना वो आप 1.25 भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है ना ये आ गई, लेंथ आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, और ये आपने लिखनी है मीटर्स में। ठीक, now students, second part, the number of such book needed to complete occupy a shelf that is 8 centimeter long। अब ना उन्होंने आपको शेल्फ दे दी है, ठीक है, अब ये आपको उन्होंने दी है सेंटीमीटर्स में, आपने जो है ना इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक फ्रेंड्स, ये 8 सेंटीमीटर्स को पहले आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है ना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर के अंदर जो है ना वो 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, इसको आपने कन्वर्ट किया 80 सेंटीमीटर्स को। जब हम इसे 100 से जो है ना वो डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.80 मीटर्स। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है ना 0.80 मीटर्स में आ गया। ठीक है जी फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे, 1.5 मीटर शेल्फ ऑक्यूपाई द बुक्स, ठीक है, वो कितनी का आ रही है, 60। ठीक, और 1 मीटर शेल्फ ऑक्यूपाई द बुक्स 60 डिवाइडेड बाय 1.5, हमने कितने की फाइंड आउट करनी है, 0.8 मीटर्स की। ठीक है, 0.80 मीटर्स शेल्फ ऑक्यूपाई द बुक्स 60 1.5 मल्टीप्लाई 0.80। ठीक फ्रेंड्स, अब जो है ना हमने इसको सॉल्व कर लेना है। हमने पॉइंट खत्म किया, नीचे 100 आ गए, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, और इसका भी हमने पॉइंट खत्म किया, तो ये जो है ना हमारे पास ऊपर 10 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, अब जो है ना आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 5 2 times and this is 3 times, 3 1 times, 3 2 times, and 8 2 times 16 and 16 2 times 32। ठीक है, ये आपके पास आ गई 32 बुक्स। ठीक है, this is the answer of second part, now it's solved। Now students, question number 3, find new increasing or decreasing quantity for each of the following। इसमें हमने increasing और decreasing quantity को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग क्वांटिटी में जो होती है ना, वो जो बिगर वैल्यू होती है उसको हम ऊपर राइट डाउन करें। ठीक, इंक्रीजिंग क्वांटिटी को समझने के लिए, ठीक है, लार्जर वैल्यू, ठीक है, लार्जर वैल्यू ओवर स्मॉलर वैल्यू।
ठीक है। इसको आप जो क्वांटिटी दी गई है उससे आप उसकी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है ना वो क्वांटिटी फोर्थ वन क्वांटिटी जो आपने फाइंड आउट करनी है वो आपके पास जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है, ये किसके लिए है? ये आपकी क्वांटिटी जो आपने फाइंड आउट जो आपको गिवन है। ठीक है, जैसे द 30 गिवन है, 30 मल्टीप्लाई बाय 26/15 आप करेंगे तो आपके पास जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियोज में लिख के फ्रैक्शन में लिख के जो है ना वो आपने जो है ना फाइंड आउट कर देनी है। दिस इज़ फॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, ये इंक्रीजिंग के लिए है। और स्टूडेंट्स अगर आपने डिक्रीजिंग के लिए फाइंड आउट करनी है तो ये चेंज हो जाएगी, स्मॉलर ऊपर और लार्जर नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक फ्रेंड्स, इससे आप मल्टीप्लाई इसकी फ्रैक्शन से करेंगे तो जो है ना आपके पास जो है ना ये किसके लिए है? डिक्रीजिंग के लिए। ठीक ठीक, अब इधर भी इन्होंने हमें रेशो में गिवन है। ठीक है, आपको उन्होंने बोला कि जो है ना वो न्यू क्वांटिटी जो है ना वो आपने इसमें जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर आपने क्वांटिटी रखी, जैसे 77 रखा, 11 ऊपर और 8 नीचे। यू कैन 8 ऊपर 11 नीचे लार्जर वैल्यू, यू कैन फाइंड द डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग की आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, इधर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये आपने इधर न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप इसको इस तरह राइट डाउन करेंगे, इंक्रीजिंग रेशो। ठीक है, इंक्रीजिंग इधर रेशो क्या है? 26। ठीक है, एंड 15। ठीक है, ये लार्जर जो आ रही है हमारे पास वो पहले और ये बाद में। ठीक है, ये आपके पास आपने इसको रेशो में राइट डाउन कर लिया, इंक्रीजिंग रेशो में। ठीक है, तो आप इसको जो है ना इस तरह भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, फिर जो है ना इसे इंक्रीजिंग रेशो के बाद लिखने के बाद आप इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे, न्यू क्वांटिटी की रेशो किसके साथ? ओल्ड क्वांटिटी। इज इक्वल टू, ये आपके पास है 26 एंड 15। ठीक है, ओल्ड क्वांटिटी आपको ये क्वेश्चन के अंदर पार्ट नंबर 1 के अंदर गिवन है 30। ठीक है, ये इधर आ गया 30। न्यू क्वांटिटी आपने फाइंड आउट करनी है, दिस इज एक्स एंड दिस इज 26 रेशो 15। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 26/15 एंड दिस इज 30। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 26, 15 एंड 30, 15 वन टाइम्स एंड 2 टाइम्स। 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 6 टाइम्स 12, 1 एंड 52, we get 52. So and this is the answer of part number 1, very simple. अगर आप इसको ऑब्जर्व कर लें तो दिस इज़ लार्जर क्वांटिटी ओवर स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, ये लार्जर स्मॉलर वैल्यूज़ आ गई और इसके साथ आपने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया डिक्रीजिंग। ठीक, सेकंड पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर आपने इसका लिखना है डिक्रीजिंग रेशियो। ठीक है, डिक्रीजिंग रेशियो आपके पास 8 एंड 11। ठीक, राइट, आपने इसको ऐसे करना है, न्यू क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये आपके पास आ गया 8 11। ओल्ड क्वांटिटी ये आपके पास 77। न्यू क्वांटिटी आपने फाइंड करनी है, दैट इज एक्स 8/11। ठीक, ये इधर एक्स 77 8/11, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 8 77। ठीक फ्रेंड्स, ओवर 11, 11 7 times, 8 7 times 56. ठीक फ्रेंड्स, and this is the answer of B part. Now it's solved. Now students, C part भी आगे increasing 39 kg। ठीक है, ये अब 39 kg है by 3/7। ठीक, इसको हमने राइट करना है इंक्रीजिंग रेशियो। ठीक, इंक्रीजिंग रेशियो है 7 and 3। ठीक है, न्यू क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी 7/3।
ठीक है। न्यू क्वांटिटी है आपके पास जो है ना, इधर उन्होंने दी है 38, ओल्ड क्वांटिटी है 39 और न्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हो गया 7/39 एंड x/39 7/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 7/39/3, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 3 टाइम्स। ठीक है, 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 7 1 10 7 8 9, we get 91 kg। ठीक, since this is the new quantity, इसको हमने राइट डाउन करना है डिक्रीजिंग इन रेशियो। ये हमारे पास आ गया 6:15। ठीक, डी पार्ट न्यू क्वांटिटी, old quantity, and this is 6:15। ठीक फ्रेंड्स, now न्यू क्वांटिटी है हमारे पास x, ओल्ड क्वांटिटी है हमारे पास 15 and this is 6:15, x/15, 6/15 x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 15 के साथ 15 क्वांटिटी एंड x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 4, find the cost of 10 eraser when 3 eraser cost PKR 18। ठीक, अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है 10 इरेजर की, जबकि 3 इरेजर्स की जो है ना वो हमें गिवन है। ठीक फ्रेंड्स, 3 इरेजर कॉस्ट, वही यूनिटरी मेथड हमने इस पर अप्लाई करना है, एक की फाइंड आउट करेंगे फिर जितनी मर्जी की फाइंड कर लें। ठीक है, 3 इरेजर्स कॉस्ट, ठीक है, कितनी है, पाकिस्तानी रुपीज़ 18। ठीक, 1 इरेजर कॉस्ट 18 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, वी गेट 6। ठीक, 6 आ गया एंड 10 इरेजर्स कॉस्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड वी गेट 60। ठीक, ये हमारे पास आ गया PKR 60। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, बी पार्ट, 1 kg ऑफ शुगर हमने फाइंड करनी है, 1 kg ऑफ शुगर। ठीक है, व्हेन बी kg ऑफ शुगर कॉस्ट PKR 55 रुपीज़। ठीक, अब जो है ना हमने फाइंड आउट करनी है इसकी बी kg की जो है ना वो हमें गिवन है, बी kg शुगर कॉस्ट, ठीक है, 55 एंड 1 kg, इट्स मीन्स के 55 को हम बी से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और ए की हमने फाइंड करनी है, 1 kg शुगर कॉस्ट 55 B/A। ठीक फ्रेंड्स, ये ए और बी इसी तरह ही आएगा क्योंकि ये तो वेरिएबल है, ये डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स है। then this is the answer of B part. Now it's solved. Number 5, 5/9 of a piece of a metal has a mass of 7 kg. What is the mass of 2/7 of a piece of a metal? Very simple, पहले आपने जो है ना 1 का फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो है ना आप 2/7 का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इधर बस कन्फ्यूजन थोड़ी सी कि फ्रैक्शन में गिवन है, वरना मेथड इधर यूनिटरी मेथड है। ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ मास, कितना मास है, 7 kg। ठीक है, एंड 1 पीस ऑफ अ मेटल हैज़ मास, कितना, 7 को डिवाइड करेंगे 5/9 से। ठीक फ्रेंड्स, और अब हमने फाइंड करना है किसका, 2/7 का। ठीक, 2/7 ऑफ अ पीस ऑफ अ मेटल हैज़ मास 7 डिवाइडेड बाय 5/9 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/7। ठीक है, मैंने उधर किया नहीं, मैंने कहा इकट्ठा कर लेंगे। ठीक,
ये जब डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इनकी पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ 9/5 एंड दिस इज़ 2/7। इधर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 7 से 7 डिवाइड हो गया, 9 2 टाइम्स 18/5 और ये फिर आ गया आपके पास 5 3 टाइम 15/3/5। ठीक सर जी, 5 3 टाइम्स 15 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, 3n/3। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ इट्स सॉल्व्ड। Now students, question number 6. If z is directly proportional to x and z is equal to 12 when x is 3, find the value of x when z is 18. ठीक, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू भी जो है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, डायरेक्टली, और इसके लिए जो है ना वो हम इस चीज़ को जो है ना वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, y1 ये किसके इक्वल है, x1 के। ठीक है, y2 किसके इक्वल है, x2 के ऊपर। ठीक फ्रेंड्स, ये इस तरह अगर y1 बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो ये कम हो रहा है, इट्स मीन्स ये। ठीक, ये एक जो है ना इसका जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। अब इधर जी जी स्टूडेंट, एक्स की जो है ना वो आपने जो है ना वो एक वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक, आप जो है ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले को जो है ना अपने एक्स और जी के अकॉर्डिंग जो है ना उसको जो है ना वो मोल्ड कर सकते हैं। ठीक, ये आपका जो है ना वो z1 हो गया, दिस इज़ योर z2। ठीक है, ये आपका x1 हो गया और ये x2। ठीक, ये आपने जो है ना अब इधर से जो है ना x2 की जो है ना वो वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर जो है ना वो हम इसको इस तरह राइट डाउन करेंगे कि x1 x2 z1/z2। ठीक, z1 आपको गिवन है। ठीक है, z1 आपको गिवन है, दिस इज 12। x1 भी आपको गिवन है, दिस इज 3। x2 आपने फाइंड आउट करना है। ठीक, x2 आपने फाइंड आउट करना है और z2 भी आपको गिवन है, दिस इज 18। ठीक स्टूडेंट्स, इसको अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, x2 इधर आया, ठीक है, एंड 18 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ और 12 जो है ना इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, ये ऐसे हो गया 3 1 टाइम्स 3 3 4 टाइम्स 12। ठीक है, 2 एंड 9, ये आपके पास x2 आ गया 9/2। ठीक फ्रेंड्स, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 4.5। ठीक फ्रेंड्स, वेरी सिंपल कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ठीक, ये इस तरह जो है ना, और ये इसका जो है ना एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि y1 x1 के, x2 y2 के। ठीक है, ये इधर हमें x और z गिवन थी, हमने इस पे जो है ना उसको अप्लाई कर दिया कि ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास जो है ना z1 है। ठीक है, फिर x2 हमने फाइंड आउट करना है जबकि z2 हमें जो है ना गिवन है 18। वैल्यूज राइट डाउन की और ये आपने फाइंड कर लिया। Students, question number 7. If B is directly proportional to A and B is 3 when A is 18, find the value of B when A is 24. ठीक, आपने जो है ना इधर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको अब हम ऐसे राइट डाउन करेंगे, B1 ठीक इज इक्वल टू A1। ठीक है, B2 आपने फाइंड आउट करना है एंड A2। ठीक, ये अब जो वैल्यूज गिवन है आप इसमें जो है ना वो राइट डाउन कर लें। ठीक है, इधर आपने 3 लिखा, इधर जो है ना वो आपके पास है A1 18, दिस इज 24 और ये B2 जो है ना आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये डिवाइड करेगा 18 से। ठीक, और ये आ गया इधर B2, ये आपने फाइंड आउट करना है। 3 1 टाइम्स 3 3 6 टाइम्स 6 1 टाइम्स 6 एंड 6 4 टाइम्स 24। B2 is equal to 4. ठीक students, and the value of B is 4. And now students, this is the answer of question number 7. Very simple. Now students, this exercise is finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.